अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 4a इक्वल्स 1 2 3 4। ये मेरे पास ए का सेट है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। हमने ए के लिए रिलेशन को फाइंड आउट करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। और यहाँ पे दिए गए तमाम रिलेशंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले सेट ए को लिखेंगे। ए इक्वल्स 1 2 3 4। अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर देती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए क्रॉस ए इक्वल्स, ए की जगह पे ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4। अब क्रॉस के निशान को ऐसे ही लगाएंगे। अब इस ए की जगह पे भी ए के सेट को रिप्लेस कर लेंगे 1 2 3 4। इस वैल्यू को ऐसे ही राइट कर देंगे। ए क्रॉस ए इक्वल्स, सबसे पहले 1 का इन सब के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर 2 का इन सब के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर 3 का और देन 4 का। 1 का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले 1 का 1 के साथ रिलेशन फाइंड करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 1 कोमा 1। अब 1 का 2 से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे 1 कोमा 2। अब 1 का 3 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो मैं क्या लिखूंगी 1 कोमा 3। और इसी तरह 4 के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे 1 कोमा 4। अब 2 का इन सब एलिमेंट्स के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले 2 का 1 के साथ रिलेशन लिखूँगी 2 कोमा 1। अब 2 का 2 के साथ लिखूँगी 2 कोमा 3। और फिर क्या आ जाएगा 2 कोमा 4, फिर 2 कोमा 4। इसके बाद क्या आएगा, 3 का इन सब के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, फिर 3 कोमा 3 और लास्ट वन 3 कोमा 4। अब 4 का इन सब के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले 4 का 1 के साथ रिलेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 4 कोमा 1, फिर आएगा 4 कोमा 2, फिर 4 कोमा 3 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 4 कोमा 4। ये ए के रिलेशन को लिख लिया है। अब 1 बाय 1 इन सब पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास है फर्स्ट पार्ट x कोमा y। ये मेरे पास क्या है, एक पेयर। अगर हम सेट ए के रिलेशन में देखें तो ये सब भी हमारे पास क्या है, पेयर्स। राउंड ब्रैकेट में इसी तरह 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है हमारे पास, ये फर्स्ट एलिमेंट है। जो हमें यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा x, और सेकंड एलिमेंट क्या होगा y। इसी तरह इन सब पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा x, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होगा y। नेक्स्ट है सच डैट y इक्वल्स x। हमने ए के रिलेशन में से उन तमाम पेयर्स को लिख लेना है जहाँ पे x और y एक दूसरे के इक्वल हों। मैं सबसे पहले इस रिलेशन को नेम दे लेती हूँ R1 का। R1 इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट। अब ए के रिलेशन में से उन पेयर्स को ढूंढेंगे जहाँ पे x और y एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल होने का ये मतलब है कि दोनों की सेम वैल्यू होगी। अगर देखिए x भी 1 है तो y भी क्या होगा 1। फिर इनको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू होगी। अगर आप देखिए फर्स्ट पेयर में हमारे पास क्या x भी 1 है और y भी 1 है तो ये हमारे पास रिलेशन R1 में आ जाएगा 1 1। अब ये दोनों डिफरेंट है, x 1 है और y 2, ऐसे नहीं लिखेंगे। x 1 है और y 3, ऐसे भी नहीं लिखेंगे। x 1 है और y 4, ऐसे भी नहीं लिखेंगे। x 2 है और y 1 है, इसे भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x भी 2 है और y भी 2 है तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे।
नेक्स्ट पेयर है 2,3, इसमें x 2 है और y 3 है, इसे नहीं लिखेंगे। x 2 है और y 4 है, इसे भी नहीं लिखेंगे। x 3 है और y 1 है, इसे भी नहीं लिखेंगे, इसे भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 3 3, इसे हम लिख देंगे। यहाँ पे x भी 3 और y भी 3 है, 3,3, इसे भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ है, इसे भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को भी नहीं लिखेंगे, इन दोनों को भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x 4 है और y 3 है। यहाँ पे x भी 4 है और y भी 4 है, इस पेयर को लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 और करली ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बुक के क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, सबसे पहले हमने ए के रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ये हमने ए के रिलेशन को फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये जो रिलेशंस दिए गए हैं इनकी डोमेन और रेंज को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ये वाला रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डोमेन R1। डोमेन हमारे पास क्या होती है, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और इस पेयर से क्या आ जाएगा 3 और इस पेयर से क्या आ जाएगा 4। ये मेरे पास आ गई डोमेन। अब रेंज को लिखेंगे, रेंज R1 इक्वल्स करली ब्रैकेट। रेंज हमारे पास होती है सेकंड एलिमेंट, हर पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट हमारी रेंज होती है। तो यहाँ से सेकंड एलिमेंट क्या है 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। ये पार्ट फर्स्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x, y। ये हमारे पास क्या एक पेयर है। देखिए एक रिलेशन में ये तमाम हमारे पास क्या है, पेयर्स। सच डैट y प्लस एक्स, जब हम x और y को प्लस करें तो वो किसके इक्वल आए, 5 के। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा x और सेकंड एलिमेंट क्या होगा y। तो अब इनमें से उन पेयर्स को लिख लेंगे जिनको प्लस करने से हमारा क्या आंसर आए, 5। सबसे पहले इस रिलेशन को नेम दे लेते हैं R2 का। R2 इक्वल्स करली ब्रैकेट। अब एक रिलेशन में से उन तमाम पेयर्स को ढूंढेंगे जिनको प्लस करने से हमारा आंसर 5 आ रहा है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पेयर को एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे देखना है। देखें 1,1 है, यहाँ पे ये मेरे पास क्या x है, ये y है। हमने क्या करना है, y प्लस एक्स करना है। अगर मैं इनको प्लस करूँ तो 1 + 1, ये किसके इक्वल आ गया, 2 के। हमने किन वाले पेयर्स को लिखना है, जिनको प्लस करने से हमारा आंसर क्या है, 5। अब इसको प्लस करने से हमारा आंसर क्या है, 2। अब हम इसको नहीं लिखेंगे। हम नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, 3, इसे भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करने से 4 आएगा, इसे भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, 5। 1 + 4 किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो इस पेयर को हम लिख देंगे 1, 4। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3, इसे भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, 4, इसे भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करने से 5 आएगा। देखिए 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, 3। अब इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास क्या आएगा, 6, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। 3 को 1 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4, इसे भी नहीं लिखेंगे। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5, तो हम इसे लिख लेंगे 3, 2। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6, इसे भी नहीं लिखेंगे। 3 में 4 को प्लस करने से 7 आएगा, इसे भी नहीं लिखेंगे। 4 में 1 को प्लस करने से क्या आएगा, 5, इसे यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद 4 में 2 प्लस करने से क्या आएगा, 6, इसे नहीं लिखेंगे। 4 में 3 को प्लस करने से क्या आएगा, 7, इसे भी नहीं लिखेंगे। 4 में 4 को प्लस करने से क्या आएगा, 8, और इसे भी नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये 4 पेयर्स आ गए हैं जहाँ पे हम x और y को प्लस करें तो हमारा क्या आंसर आता है, 5। अब हम रिलेशन R2 की डोमेन और रेंज को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, डोमेन R2 इक्वल्स करली ब्रैकेट। डोमेन हमारे पास क्या होती है, हर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और इस पेयर से क्या आ जाएगा, 2, इस पेयर से 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4। अब लिखेंगे रेंज, रेंज R2
इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट, रेंज हमारे पास क्या होती है, हर पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट 4, और सेकंड पेयर से क्या आ जाएगा 3, थर्ड पेयर से 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स कोमा वाई, ये मेरे पास एक पेयर है सच डैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5, कि हम जब एक्स और वाई को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आए, 5 से लेस आए, छोटा आए। मतलब हमारा आंसर 1, 2, 3, 4 ये तमाम एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन 5 से बड़े, मतलब कि 5 खुद, 6, 7, 8 ऐसे नंबर्स नहीं आ सकते जो 5 और 5 से बड़े हैं। तो हमने क्या करना है, ए के रिलेशन में से उन तमाम पेयर्स को ढूंढना है जहाँ पे एक्स और वाई को प्लस करने से हमारा आंसर क्या आए, 5 से छोटा नंबर आए, 5 से लेस आए। मैं सबसे पहले इस रिलेशन को नेम दे लेती हूँ R3 का, इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट। अब हम अपने पेयर्स को ढूंढते हैं। तो फर्स्ट वाला पेयर मेरे पास क्या है, 1, 1। अब देखिए मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 1, 1, ये मेरे पास x है, ये क्या है y। दोनों को प्लस करूंगी 1 + 1 किसके इक्वल आएगा 2 के, और 2 हमारे पास क्या है 5 से छोटा है, तो ये हमारे पास पेयर में आ जाएगा 1, 1, क्योंकि हम वो वाले तमाम पेयर्स लिखेंगे जिनको प्लस करने से हमारा आंसर इन चारों एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट आ जाए। इन दोनों को प्लस करने से आंसर हमारा क्या आएगा 3, और 3 5 से लेस है, तो इसे भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1, 2। नेक्स्ट पेयर है 1, 3। 1 में 3 को प्लस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 4, और 4 क्या है लेस देन 5 है, तो इसे भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1, 3। नेक्स्ट है 1, 4। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। हमने कौन से वाले पेयर्स लिखने हैं जिनको प्लस करने से हमारा आंसर 5 से लेस आए, 5 से छोटा आए। या इन दोनों को प्लस करने से हमारा आंसर 5 आ रहा है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पेयर है 2, 1। इन दोनों को प्लस करने से हमारा क्या आंसर आएगा 3, तो हम इसे यहाँ पे राइट कर देंगे। ये है 2, 2। इन दोनों को प्लस करने से हमारा आंसर 4 आएगा, और ये लेस देन 5 है, इसे भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे 2, 2। इन दोनों को प्लस करने से हमारा आंसर 5 आएगा, इसे हम नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करने से हमारा आंसर 6 आएगा, इसे भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करने से हमारा क्या आंसर आएगा 4, तो इसे हम लिख देंगे 3, 1। अब है 3, 2। इन दोनों को प्लस करने से हमारा आंसर क्या आएगा 5, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। देखें इसके बाद जो तमाम पेयर्स हैं हमारे पास, इनको प्लस करने से हमारा आंसर ग्रेटर देन 5 आ रहा है, 5 से बड़ा। जैसे कि इन दोनों को प्लस करने से 6 आ रहा है, यहाँ से 7, यहाँ से 5, 6, 7, 8। तो ये वो वाले तमाम पेयर्स आ रहे हैं जिनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर 5 से बड़ा आ रहा है, 5 से ग्रेटर आ रहा है, तो हम इनको नहीं लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा R3 का रिलेशन, और ये उसके अंदर पेयर्स। इनको फाइंड करेंगे, डोमेन R3 इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट। अब डोमेन हमारे पास क्या होती है, हर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, और यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। 1 को हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो हम इसे अगेन नहीं लिखेंगे। इस 1 को भी नहीं लिखेंगे, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 2, और फिर हमारे पास क्या आएगा 2 ऑलरेडी मौजूद है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा 3। अब हम लिखेंगे रेंज R3 इक्वल्स, अब रेंज हमारे पास क्या होती है, सेकंड एलिमेंट। यहाँ से सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 1, तो हम 1 को लिख देंगे। उसके बाद क्या है 2 को लिख दिया, फिर क्या है 3 को लिख दिया। अब हमारे पास क्या गया 1 ऑलरेडी हमने लिख लिया, तो इसे नहीं लिखेंगे। 2 भी हमारे पास सेट में मौजूद, ऐसे भी नहीं लिखेंगे। 1 भी हमारे पास सेट में मौजूद, ऐसे भी नहीं लिखेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज R3। यहाँ पे थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट को करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x कोमा वाई सच डैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 कि जब हम x और y को प्लस करें तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 5 आए, मतलब 5 से बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, ए के रिलेशन में से उन तमाम पेयर्स को लिख लेंगे जिनको प्लस करने से हमारा आंसर ग्रेटर देन 5 आ रहा है। 1 में 1 को प्लस करने से क्या आंसर आएगा 2, ये लेस देन 5 ऐसे हम नहीं लिखेंगे। 1 में 2 को प्लस करने से क्या आंसर 3, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह इसे भी नहीं लिखेंगे, इसे भी नहीं लिखेंगे, इसे भी। इन दोनों को प्लस करने से आंसर 4 आ रहा है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 2 में 3 को प्लस करने से क्या आंसर आ रहा है 5, हम 5 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो ग्रेटर देन 5 हों, 5 से बड़े हों। 2 में 4 को प्लस करने से मेरे पास क्या आ रहा है 6, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, 4। 3 में 1 को प्लस करने से 4 आ रहा है, इसे भी नहीं लिखेंगे। 3 + 2 5 आ रहा है, इसे भी नहीं लिखेंगे। 3 + 3 क्या आ रहा है 6, ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, 3। नेक्स्ट है 3, 4। इन दोनों को प्लस करने से हमारा क्या आंसर आएगा 7, जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इसे भी लिख लेंगे 3, 4। इन दोनों को प्लस करने से हमारा आंसर 5 आ रहा है, इसे नहीं लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करने से मेरा क्या आंसर आ रहा है 6, तो इसे भी हम लिख लेंगे। इन दोनों को प्लस करने से मेरा आंसर आ रहा है 7, इसे भी हम लिख लेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है। इन दोनों को प्लस करने से मेरा क्या आंसर आ रहा है 8, तो ये भी 5 से बड़ा है, इसे भी हम लिख लेंगे 4, 4। मैं सबसे पहले इस रिलेशन को नाम दूंगी R4 का। R4 इक्वल्स करली ब्रैकेट सेट ए के रिलेशन में से हमने जिन पेयर्स को ढूंढा है जो ग्रेटर देन 5 हैं उनको हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3 और लास्ट वन क्या आ जाएगा 4, 4। डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन R4 इक्वल्स, डोमेन में हम हर पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट को लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, नेक्स्ट क्या है 3, फिर अगेन 3 आ गया तो हम इसे नहीं लिखेंगे, आप 4 को लिख देंगे। फिर से 4 आ गया, 4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सेट में मौजूद है। लास्ट वाले एलिमेंट में भी 4 आ गया तो हम इसे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब डोमेन R4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 2, 3, 4 के। अब रेंज लिखेंगे, रेंज R4 इक्वल्स, रेंज में हम क्या करते हैं हर पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट लिख देते हैं। तो फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट मेरे पास क्या है 4, 4 को लिख देंगे। नेक्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट 3 है, 3 को लिख देंगे। फिर से 4 आ गया, 4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने लिख दिया है। अब क्या गया 2, 2 को लिख देंगे। 3 ऑलरेडी मौजूद है, इसे नहीं लिखेंगे। और 4 भी पहले से मौजूद है, इसे भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रेंज का सेट। इसे हम क्या बोलेंगे रेंज ऑफ R4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन, क्या दी गई डायग्राम्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं एंड ऑफ विच टाइप, अगर रिप्रेजेंट करती हैं तो ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। अब हम फिगर 1 को देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सर्कल है इसे हम बोलते हैं डोमेन, और जो सेकंड वाला सर्कल है इसे हम क्या बोलते हैं रेंज। ये हमारे पास सब क्या एंट्रीज, ठीक है। अगर डोमेन के अंदर ये एंट्रीज हों तो हम उसे क्या बोलते हैं इनपुट, और रेंज की एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक इनपुट से हमारे पास 2 आउटपुट आ रही हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। इसका ये मतलब है अगर डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के 2 एलिमेंट से मैप करे तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता।
डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होती। इसका ये मतलब है, देखिए पहले 1 किसके साथ आएगा, ए के साथ, और फिर किसके साथ मैप करेगा, बी के साथ। यहाँ पे हमारी डोमेन रिपीट हो रही है और डोमेन कभी भी रिपीट नहीं होती, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अब मैं क्या लिखूंगी, फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये मेरे पास है सेकंड डायग्राम। अब ये देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, और इसे क्या बोलते हैं, आउटपुट। अब फिगर 2 में एक इनपुट से मेरे पास एक ही आउटपुट आ रही है। देखिए ए से मेरे पास क्या आउटपुट आ रही है, 1, बी से क्या आउटपुट आ रही है, 3, और सी से क्या आउटपुट आ रही है, 5। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करवाती हूँ। 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 और ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए हमारे पास क्या होता है, अ फंक्शन फ्रॉम, ये हमारे पास सारा क्या एक फंक्शन है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, इफ इट इज बोथ 1 एंड ऑन टू, अगर इसमें 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन मौजूद हो। देखिए ये मेरे पास क्या है, डोमेन, और ये मेरे पास क्या है, रेंज, और ये सेट ए से बी में मैप हो रहा है। अगर हम इनमें देखें तो ए का रिलेशन सिर्फ जी के साथ ही है, बी का रिलेशन सिर्फ एक्स के साथ है, और सी का रिलेशन वाई के साथ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एफ, इट मीन्स फंक्शन इक्वल्स ए कोमा जी कोमा बी कोमा एक्स एंड सी कोमा वाई। जब हमें एक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट मिले तो वो हमारे पास क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमें एक इनपुट से एक यूनिक आउटपुट मिली है। देखें ए किससे मैप हुआ, 1 से, बी 3 से, और सी 5 से। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे इसे राइट कर देंगे। फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन and it is a बाइजेक्टिव फंक्शन। के जो फिगर 2 है हमारे पास, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और वो कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट मेरे पास फिगर 3 है। अब हम इसकी मैपिंग देखते हैं। यहाँ पे 1 किससे मैप हो रहा है, ए से, 2 किससे मैप हो रहा है, बी से, एंड 3 सी से मैप हो रहा है। ठीक है, एक इनपुट से हमें एक ही आउटपुट मिल रही है। हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर एक इनपुट से हमें एक ही आउटपुट मिले, जैसे कि ए से हमें क्या आउटपुट मिली, जी, बी से क्या मिली, एक्स, और सी से वाई, हर इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट मिले तो वो हमारे पास होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम 1 या ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। देखें फिगर 2 एंड 3 हमारे पास सेम है, इन दोनों की सेम मैपिंग है, तो इनका फंक्शन भी सेम होगा। अब ये मेरे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, रिप्रेजेंट अ फंक्शन which is a बाइजेक्टिव फंक्शन। कि फिगर 3 एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और वो कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। आप फिगर 4 में देखें, एल का रिलेशन एक्स के साथ है, एम का रिलेशन भी एक्स के साथ है, और एन का रिलेशन जी के साथ है। इन 3 इनपुट पे हमें 2 आउटपुट मिल रही हैं, और एक आउटपुट ऐसी है जिसका कोई भी इमेज नहीं है और वो यूज़ नहीं हो रही। जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाए तो हम देखते हैं ये हमारे पास फंक्शन की कौन सी टाइप होगी।
अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास क्या है, डोमेन, और ये क्या है, रेंज। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, और 5 का रिलेशन 6 के साथ है। और रेंज में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई भी इमेज नहीं है। जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन। अब हम अपनी फिगर 4 पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन। मैं इन दोनों फंक्शन के दरमियान में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमें एक इनपुट से 2 आउटपुट मिल रही हैं, और यहाँ पे 2 इनपुट से 1 आउटपुट मिल रही हैं। 2 इनपुट से हमारे पास 1 आउटपुट आ सकती है, लेकिन 1 इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आ सकती। ये हमारे पास इसके बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन है, ठीक है। जब हमारे पास 1 इनपुट से 2 आउटपुट आए तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। और अब यहाँ पे देखें, L से हमें क्या आउटपुट मिल रही है, X, और M से भी क्या आउटपुट मिल रही है, X। अगर 2 इनपुट से 1 आउटपुट हमारे पास आ जाए तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। लेकिन जब रेंज का कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जिसका हमें इमेज ना मिले तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे, फिगर 4 represent a function which is an into function। के फिगर 4 फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और वो कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।